हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं जो यूपी पुलिस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है रिलेटेड टू एंशियंट हिस्ट्री। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ एंशियंट हिस्ट्री क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। क्वेश्चन नंबर 33 इज, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? ऑप्शन ए श्री गुरु नानक देव, ऑप्शन बी इज श्री गुरु अमरदास, ऑप्शन सी इज श्री गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी इज श्री गुरु रामदास। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी श्री गुरु अमरदास। श्री गुरु अर्जुन दास ये सिखों के तीसरे गुरु थे। इन्होंने सिख विवाह समारोह की शुरुआत की थी जिसका नाम आनंद कारज था। इस विवाह का पंजीकरण पहले जो हिंदू मैरिज एक्ट था उसके तहत होता था, बट अब क्या होता है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ना होकर अब इनका जो पंजीकरण होता है वो होता है आनंद कारज एक्ट 2012 के तहत। क्वेश्चन नंबर 34 इज, दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत का दौरा किसने किया था? ऑप्शन ए इज फाहियान, ऑप्शन बी इज हुएनसांग, ऑप्शन सी इज अश्वघोष, ऑप्शन डी इज वसुमित्र। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए फाहियान। फाहियान कौन था? एक चीनी यात्री था। ये गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था और इसने एक बुक लिखी थी फा यू की। उसके बाद आता है हुएनसांग। हुएनसांग कौन था? हुएनसांग भी एक चीनी यात्री था और ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। इसकी बुक का नाम था सी यू की। अश्वघोष कौन था? ये जो कुषाण वंश के प्रतापी राजा कनिष्क थे उनके दरबार में था, ये उनका दरबारी कवि था। उसके बाद डी वसुमित्र कौन थे? ये भी जो कुषाण वंश के राजा कनिष्क थे इन्हीं के दरबार में था। ये एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान था। फाहियान एक चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फाहियान के यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों तथा बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में भारत का दौरा किया था। वह 401 से 410 ईस्वी तक भारत में रहा। यह 3 वर्ष पाटलिपुत्र में रहा तथा पाटलिपुत्र को भारत का सर्वश्रेष्ठ नगर बताया इसने। पाटलिपुत्र में रहते हुए संस्कृत का अध्ययन किया करता था ये। क्वेश्चन नंबर 35, सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है। कुल वेदों की संख्या डैश है। ऑप्शन ए इज 4, ऑप्शन बी इज 3, ऑप्शन सी इज 2, ऑप्शन डी इज 1। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। कौन कौन से है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है। वेदों की संख्या 4 है। वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांग क्या है? वेदों का अर्थ समझने के लिए और उनकी शुक्तियों के सही उच्चारण के लिए इनकी रचना हुई थी। इनकी संख्या 6 है। कौन कौन से वेदांग है? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद। उसके बाद आते हैं पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों का रचयिता कौन थे? लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रसर्वा इनके रचयिता थे। और इनमें से केवल 5 जो 18 पुराण है उनमें से सिर्फ 5 पुराणों में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। वे कौन कौन से पुराण है? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण। और सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। इसमें विष्णु के 10 अवतार का वर्णन किया गया है। इनमें से जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण में किससे संबंधित वंश, कौन से वंश से संबंधित है? ये मौर्य वंश से संबंधित है। उसके बाद मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 इज, प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित शहरों से किसके अवशेष पाकिस्तान में है? इसमें 3 शहर दिए गए हैं। इनमें से हमें बताना है कौन कौन से शहर पाकिस्तान में कौन कौन से शहर के अवशेष पाए गए हैं। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज केवल ए, ऑप्शन बी इज ए और बी, ऑप्शन सी इज बी और सी, ऑप्शन डी इज केवल बी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ए और बी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है और इसके साथ साथ चुनहोदड़ो भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में ही है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। चुनहोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे हैं। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है ये पूरा स्थल। उसके बाद जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो को और क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित थी। इसकी खोज का श्रेय रखलदास बनर्जी को प्राप्त है और जो हड़प्पा है, हड़प्पा की खोज का श्रेय जाता है दयाराम साहनी को। इसकी खोज
कालीबंगा, कालीबंगा क्या था? कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियाँ। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। इससे अन्य पुरास्थल जो भारत में स्थापित है कौन कौन से है? रोपड़, रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में है। लोथल गुजरात में, बनावली हरियाणा में, रंगपुर गुजरात में, सुरकोटदा गुजरात में, धोलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, मांडा जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 37 इज पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे? ऑप्शन ए इज मुगल, ऑप्शन बी इज आर्य, ऑप्शन सी इज अफ्रीकन, ऑप्शन डी इज अंग्रेज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी आर्य। पहली बार भारत में आकर बसने वाले लोग आर्य थे। जो पहली बार भारत में आके बसे वो कौन थे? आर्य थे। इन्होंने एक सभ्यता की शुरुआत की जिसका नाम था वैदिक सभ्यता, और इनका अस्तित्व कब का मिलता है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा इनका अस्तित्व, और वैदिक सभ्यता भी इतनी ही चली थी। भारत में मुगल 1526 में आए तथा अंग्रेज सन 608 में भारत आए थे। और जो ये आर्य थे, इनकी जो वैदिक सभ्यता थी ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य आए कहाँ से थे? ये मध्य एशिया के मूल निवासी थे, और सबसे पहले कहाँ आके बसे थे? ये पंजाब और अफगानिस्तान में आके सबसे पहले बसे थे ये। क्वेश्चन नंबर 38 इज वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? ऑप्शन ए इज ऋग्वेद, ऑप्शन बी इज यजुर्वेद, ऑप्शन सी इज सामवेद, ऑप्शन डी इज अथर्ववेद। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है। ऋग्वेद सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पहली रचना मानते हैं। इसमें 10 मंडल है, उसके साथ साथ 1028 सूक्त है, और इन सूक्तों में क्या है? जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। और इनके साथ साथ और क्या है? ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएं हैं। और ये जो 10 मंडल है इनके संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास है। जो महर्षि वेद व्यास है उन्होंने इनका संकलन किया था। सबसे पुराना मंडल दूसरा और 7वां है, और सबसे नवीनतम मंडल 10वां है। 10वें मंडल की रचना ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल था, तीसरे मंडल की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। और तीसरे मंडल में है क्या? सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन तीसरे मंडल में है ऋग्वेद के। 9वें मंडल में देवता सोम का वर्णन है। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। और 10वां मंडल जो है उसमें चातुर्वर्णीय समाज की कल्पना की गई है। इसमें 4 वर्ण दिए गए हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ऋग्वेद के अनुसार जो ब्राह्मण है उनका वे कहाँ से उत्पन्न हुए थे? मुख से। क्षत्रिय जो उत्पन्न हुए थे वे भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से, और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए थे। क्वेश्चन नंबर 39 बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंधित स्थलों को सम्मिलित करें। इसके अंदर बुद्ध के जीवन की घटनाएं दी गई है और उसके संबंधित स्थल दिए गए हैं। हमें मिलान करना है कौन सा कौन से का है। ए जन्म स्थान, जन्म स्थान क्या था? बुद्ध का जन्म स्थान क्या था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। तो ए का 1 हो गया, जन्म स्थान लुम्बिनी। बी ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। बी का 2 हो गया। सी प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? ऋषिपत्नम के सारनाथ में दिया था। सी का 3 हो गया। डी निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी इन्हें देवरिया उत्तर प्रदेश के उसमें हुई थी, कुशीनगर में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसलिए डी का 4 हो गया। सारे के सारे सीधे सीधे है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार में हुई थी। ज्ञान का प्रतीक पीपल बोधि वृक्ष है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्नम में दिया था। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए इज मनुस्मृति, ऑप्शन बी इज भगवद गीता, ऑप्शन सी इज ऋग्वेद, ऑप्शन डी इज मुंडकोपनिषद। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह भारत का आदर्श वाक्य है और यह राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा हुआ है।
भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को सारनाथ वाराणसी के अशोक स्तंभ से लिया गया है। जो सारनाथ वाराणसी के सारनाथ में अशोक स्तंभ है, उससे राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 इज सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है। ऑप्शन ए इज महाभाष्य, ऑप्शन बी इज रामायण, ऑप्शन सी इज अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी इज महाभारत। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी रामायण। वैसे तो महाभारत और रामायण एक साथ ही इनकी रचना हुई थी, पर काल के अनुसार रामायण का काल पहले है, इसलिए रामायण को भारत का सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कहा जाता है। महाभाष्य, महाभाष्य क्या है? ये व्याकरण की बुक है। इसे किसने लिखा था? पतंजलि ने लिखा था। उसके बाद है सी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है? ये संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है और इसको पाणिनि ने लिखा था। रामायण तथा महाभारत दोनों ही 400 ईसा पूर्व में क्रमशः वाल्मीकि तथा वेदव्यास द्वारा रचित ग्रंथ है, परंतु कालक्रम में रामायण का काल महाभारत से पहले आता है। इसके अलावा राम का जिक्र महाभारत में आता है, इसलिए रामायण को सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य माना जाता है। जो रामायण और महाभारत है, दोनों 400 ईसा पूर्व लिखी गई थी, लेकिन दोनों का काल, जो रामायण का काल है वो महाभारत के काल से पहले आता है, इसलिए इसे रामायण को क्या माना जाता है? सबसे पुराना हिंदू काव्य महाकाव्य माना जाता है। और रामायण का काल कौन सा था? त्रेता युग था। और महाभारत का काल कौन सा था? द्वापर युग था। क्वेश्चन नंबर 42 इज भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत है? ऑप्शन ए इज आर्यों के काल से, ऑप्शन बी इज वैदिक काल से, ऑप्शन सी इज मौर्यों के काल से, ऑप्शन डी इज कुषाणों के काल से। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए आर्यों के काल से पूर्व से ही मूर्ति पूजा होती थी भारत में। भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ आर्यों के काल से माना जाता है। उत्तर वैदिक काल के आते आते यज्ञ पूजा तथा अन्य धार्मिक कार्य कर्मकांडी हो गए। क्वेश्चन नंबर 43 इज निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन ए इज आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की, ऑप्शन बी इज आर्यों के कानून व्यवस्था की, ऑप्शन सी इज आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था की, ऑप्शन डी इज उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की। उपनिषद भारत के अनेक दार्शनिकों, ऋषि मुनि के अनेक वर्षों के गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 108 इनकी संख्या है। यह मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं जो आर्यों के दर्शन और अनेक सिद्धांतों का वर्णन करती है। क्वेश्चन नंबर 44 इज कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है? ऑप्शन ए इज बाल विवाह प्रथा, ऑप्शन बी इज प्रदा प्रथा, ऑप्शन सी इज सती प्रथा, ऑप्शन डी इज दहेज प्रथा। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी दहेज प्रथा। बाकी की तीनों ही प्रथाएं ऋग्वैदिक काल में प्रचलित नहीं थी। दहेज प्रथा ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है। इस काल में विवाह के समय लड़की पक्ष द्वारा लड़के पक्ष को उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं दिए जाता था, जो कालांतर में दहेज के नाम से जाना गया है। ऋग्वैदिक काल में इसको दहेज नहीं कहा जाता था, इसको उपहार कहा जाता था, जो लड़कियों को दिए जाते थे शादी के टाइम पे। लेकिन धीरे धीरे करके इसका नाम क्या पड़ता चला गया? दहेज नाम हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 45 इज सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था। ऑप्शन ए इज सूती वस्त्र, ऑप्शन बी इज सोना, ऑप्शन सी इज मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन डी इज काली मिर्च। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सूती वस्त्र। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। इस सभ्यता में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सूती वस्त्र, हाथी के दांत की बनी वस्तुएं, मनके इत्यादि थे। क्वेश्चन नंबर 46 सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? ऑप्शन ए इज समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी इज चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऑप्शन सी इज स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी इज कुमारगुप्त। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे? गुप्त जो साम्राज्य था उसके एक राजा थे। 380 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठे थे। इनकी पत्नी का नाम देवी था। इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की थी। इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए थे। ये अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। ये न्याय जो इनके न्याय करने में एक चीज़ और फेमस थी, ये स्टोन के सिंहासन पर बैठकर न्याय करते थे। इन्हीं के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री भारत आया था, जिसका नाम था फाहियान। फाहियान की बुक थी फो क्यू की। कालिदास और धन्वंतरी इनके 9 रत्नों में से एक थे। कालिदास कौन थे? पोएट थे। और धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्य थे। इनके काल में कुछ और विद्वान थे, जैसे कि वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी आदि।
इनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमारगुप्त प्रथम हुआ। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। इन सिक्कों पर गरुड़ अंकित था। इनके द्वारा चलाए गए स्वर्ण सिक्के, जिनको दिनार कहा जाता था, तोल में 121 ग्रेन के थे और 121 ग्रेन से 132 ग्रेन तक थे। और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? यहाँ पे रुपया का कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 47 इज गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए इज अजंता चित्रकारी, ऑप्शन बी इज सांची स्तूप, ऑप्शन सी इज एलोरा चित्रकारी, ऑप्शन डी इज उपरोक्त सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए अजंता चित्रकारी। जो अजंता गुफाएं थी, अजंता गुफाओं का जब निर्माण हुआ था, ये कुल 29 थी, 29 संख्या थी इनकी, पर अभी के टाइम पे केवल 6 शेष बची है इनमें से। गुफा 16 और 17 गुप्तकालीन है। इनमें से जो गुफा 16 है उसके अंदर क्या है? उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र है। और जो गुफा 17 है इसके अंदर चित्र है, चित्रशाला भी कहा जाता है। इसमें क्या है? इसमें बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत है। अजंता की चित्रकारी गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना है। अजंता की गुफाओं का मुख्य आकर्षण भित्ति चित्रकारी है। इन चित्रों में बौद्ध धार्मिक आख्यानों और देवताओं का जितनी प्रचुरता और जीवंतता के साथ चित्रण किया गया है, वह भारतीय कला के क्षेत्र में अद्वितीय है। क्वेश्चन नंबर 48 इज पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? ऑप्शन ए इज धर्म, ऑप्शन बी इज धन, ऑप्शन सी इज जन्म, ऑप्शन डी इज पेशा। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पेशा। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का मुख्य आधार पेशा कर्म था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में समाज का विभाजन कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित हो गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। चारों वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। क्वेश्चन नंबर 49 इज भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए इज आर्यों के काल से पूर्व ही, ऑप्शन बी इज मौर्य काल से, ऑप्शन सी इज गुप्त काल से, ऑप्शन डी इज इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्यों के काल से पूर्व ही। भारत में मूर्ति पूजा का प्रचलन पूर्व आर्य काल, वैदिक काल से ही रहा है। भगवान कृष्ण के काल में नाग, यक्ष, इंद्र आदि की पूजा की जाती थी। वैदिक काल के पतन और अनिश्वरवादी धर्म के उत्थान के बाद मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ गया है। भारत में जो मूर्ति पूजा है वो ऐसा माना जाता है, कृष्ण काल में मूर्ति पूजा होती थी, जैसे कि नाग, यक्ष और इंद्र की पूजा, इन सब की पूजा की जाती थी। और वैदिक काल के पतन के बाद, अनिश्वरवादी धर्म के उत्थान के बाद मूर्ति पूजा का प्रचलन और ज्यादा बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 50 सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? ऑप्शन ए इज ग्रामीण, ऑप्शन बी इज नगरीय, ऑप्शन सी इज अर्धनगरीय, ऑप्शन डी इज कबायली। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नगरीय। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थानों का पता चल चुका है, जिनमें कुछ ही परिपक्व अवस्था में प्राप्त हुए हैं। इन स्थानों में प्रमुख 6 नगर इस प्रकार है: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहुदड़ो, ये तीनों के तीनों पाकिस्तान में है। लोथल, कालीबंगा, हिसार तथा बनवाली। लोथल भारत में ही है, ये गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। उसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा का मीन्स होता है काली चूड़िया। ये कालीबंगन कहाँ पे है? ये राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में है। हिसार तथा बनवाली ये दोनों के दोनों हरियाणा में हैं। क्वेश्चन नंबर 51 इज अशोक महान के बारे में सत्य नहीं है। हमें इनमें से बताना है कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन ए इज अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये सत्य है। ऑप्शन बी इज बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में कराया, ये भी सत्य है, क्योंकि इन्होंने अपनी पुत्री और अपने पुत्र दोनों को, संघमित्रा और महेंद्र दोनों को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ऑप्शन सी इज सोने की मूर्ति गलाकर मुद्रा बनाया, ये भी सही है। ऑप्शन डी इज इसके अभिलेखों की भाषा हिंदी थी, ये गलत है। इसके अभिलेखों की भाषा हिंदी नहीं, यूनानी थी। अशोक प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश का एक राजा था। जो अशोक थे वो मौर्य राजवंश जो था उसके एक राजा थे। अशोक को 259 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे थे। अशोक को देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। कलिंग पर विजय के बाद, और कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग पर विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने धर्म प्रचारक को विदेशों में भेजा। कहाँ कहाँ भेजा था इन्होंने? नेपाल, श्रीलंका, सीरिया, मिस्र, यूनान, अफगानिस्तान। और अपनी
इन्होंने अपनी बेटी और अपने बेटे को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। इनकी बेटी का नाम था संघमित्रा और इनके बेटे का नाम था महेंद्र। अशोक के अभिलेखों की भाषा यूनानी या प्राचीन मगधी है तथा इनकी लिपि ब्राह्मी या ख्रोष्टी है। और अभिलेखों की टोटल संख्या कितनी है? 14 है। क्वेश्चन नंबर 52 इज वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? ऑप्शन ए इज उच्च, ऑप्शन बी इज निम्न, ऑप्शन सी इज बराबर, ऑप्शन डी इज इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए उच्च। वैदिक काल में क्या होता था? जो स्त्रियां थी इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी और बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इस काल में विधवा जो होती थी, जो विधवा औरतें होती थी, वो अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि अपने देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आप्ला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी जो थी, गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को यहाँ पे अमाजु कहा जाता था। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति उच्च थी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई, जो समय दर समय गिरती चली गई। वैदिक काल में क्या था? जो स्त्रियां थी उनको सम्मान मिलता था, उच्च उनकी स्थिति उच्च थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? स्त्रियों की दशा में गिरावट आती चली गई और उसके बाद आती ही चली गई, कभी उठ नहीं पाई। क्वेश्चन नंबर 53 इज प्राचीन राज्यवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज गुप्त, ऑप्शन बी इज राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी इज चालुक्य, ऑप्शन डी इज वाकटक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वाकटक। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? इसके दंतीदुर्ग थे। जो राष्ट्रकूट वंश था इसके संस्थापक थे दंतीदुर्ग। उसके बाद आता है जो चालुक्य वंश था। चालुक्य वंश का जो संस्थापक थे वो थे पुलकेशिन प्रथम। और जो वाकाटक राजवंश था इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था विंध्य शक्ति। वाकाटक राजवंश 300 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व में था। ये विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण तथा विंध्य शक्ति द्वारा वंश स्थापित होने के कारण इसे विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता था। विंध्य शक्ति को शिलालेख में वाकाटक वंशकेतु कहा गया है। 3री शताब्दी से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिणापथ में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में वाकाटक वंश सर्वाधिक सम्मानित एवं सुसंस्कृत था। 54 इज कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए इज विजयालय, ऑप्शन बी इज परांतक प्रथम, ऑप्शन सी इज अनंत वर्मन, ऑप्शन डी इज आदित्य प्रथम। विजयालय, विजयालय कौन थे? ये तो चोल वंश के संस्थापक थे, तो ये तो हो नहीं सकता। बी परांतक प्रथम, ये भी चोल वंश के राजा थे। इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा था? तोकालम के युद्ध में इन्होंने तोकालम का युद्ध हुआ था। राष्ट्रकूट जो नरेश थे, राष्ट्रकूट राजवंश के जो नरेश थे कृष्ण तृतीय, उन्होंने इन्हें पराजित कर दिया था परांतक प्रथम को। डी है आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम भी चोल वंश के राजा थे। इन्होंने चोलों का स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। और जो अनंत वर्मन है ये गंग वंश के राजा थे। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अनंत वर्मन। अनंत वर्मन कौन थे? ये पूर्वी गंग वंश का प्रतापी राजा थे जिसने कलिंग पर 71 वर्षों तक शासन किया। इन्हीं के काल में कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया। विजयालय, परांतक प्रथम तथा आदित्य प्रथम चोल राजवंश के शासक हैं। नंबर 55 इज 4 वेदों में प्रथम वेद है। ऑप्शन ए इज ऋग्वेद, ऑप्शन बी इज अथर्ववेद, ऑप्शन सी इज यजुर्वेद, ऑप्शन डी इज सामवेद। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये प्रथम वेद है और सबसे प्राचीनतम वेद है। अथर्ववेद सबसे लास्ट का वेद है और सबसे नवीनतम वेद है। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में जो जितने भी ऋचाएं हैं इन सब का क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह ऋग्वेद है। यजुर्वेद में क्या है? ये शैश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद है। इसके बाद आती है सामवेद। सामवेद में क्या है? साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्रात कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। जो सामवेद है इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या है? ये जो अंधविश्वास वगैरह है, अंधविश्वास से रिलेटेड तंत्र विद्या वगैरह है वो सब इसमें दिखाई गई है अथर्ववेद में। और सामान्य मनुष्य के विचारों को भी अथर्ववेद में ही दिखाया गया है। वेद हिंदू धर्म के प्राचीन पवित्र ग्रंथ है। ऐसी मान्यता है कि
इनके मंत्रों का परमेश्वर ने प्राचीन ऋषियों को अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया था, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसमें देवी देवताओं की स्तुति मंत्र तथा देवी देवताओं के गुणों का वर्णन कविता और छंद के रूप में वर्णित है। शेष अन्य 3 वेद सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद है। नंबर 56 इज बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने शासन किया था? ऑप्शन ए इज राठौर वंश, ऑप्शन बी इज चौहान वंश, ऑप्शन सी इज चंदेल वंश, ऑप्शन डी इज गढ़वाल वंश। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, चंदेल वंश। जो राठौर और गढ़वाल वंश तो एक ही है, गढ़वाल वंश को ही राठौड़ वंश कहा जाता है। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव थे। इनकी राजधानी थी वाराणसी, काशी में। दूसरे जो चौहान वंश है, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? चौहान वंश के संस्थापक वसुदेव थे और इनकी राजधानी थी अहिछत्र। और चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नूक, इनकी राजधानी थी खजुराहो। बुंदेलखंड पर चंदेल वंश ने शासन किया था। इस वंश की स्थापना नन्नूक ने 831 ईस्वी में की थी। इनका साम्राज्य उत्तर में यमुना नदी से लेकर सागर, मध्य प्रदेश, मध्य भारत तक और धसान नदी से विंध्य पहाड़ियों तक फैला था। सन 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल वंश के अंतिम शासक परमर्दिदेव को पराजित कर कलिंजर पर अपना अधिकार कर लिया और अंततः 1205 ईस्वी में चंदेल राज्य दिल्ली में मिला लिया गया। क्वेश्चन नंबर 57 इज निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इज जैन धर्म, ऑप्शन बी इज वैष्णव धर्म, ऑप्शन सी इज पारसी धर्म, ऑप्शन डी इज बौद्ध धर्म। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का आधारभूत मुख्य ग्रंथ है। भगवान बुद्ध के उपदेश इन्हीं तीनों साहित्य खंडों में संकलित है। सबसे पहला क्या है? सूत पिटक। सूत पिटक में क्या है? यह पिटक त्रिपिटकों में सर्वाधिक बड़ा और श्रेष्ठ है। इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों व उपदेशों का संग्रह है। ऑप्शन बी दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के इस पिटक में मठवासियों का अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। तीसरा कौन सा है? अभिधम पिटम। अभिधम पिटक में क्या है? इस पिटक में बौद्धों मतों की दार्शनिक व्याख्या है। जो बौद्ध मत है उनकी दार्शनिक व्याख्या अभिधम पिटक में है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के इस पिटक में मठवासियों के द्वारा जो अनुशासन फॉलो किया जाता है उसके नियम दिए गए हैं। सूत पिटक में क्या है? जो बुद्ध थे, बुद्ध के धार्मिक विचार व उनके उपदेशों का संग्रह है सूत पिटक। और ये तीनों ही पिटक कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में लिखे गए तीनों के तीनों। क्वेश्चन नंबर 58 इज जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए इज महावीर, ऑप्शन बी इज महात्मा बुद्ध, ऑप्शन सी इज ऋषभदेव, ऑप्शन डी इज पार्श्वनाथ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे ये जैन धर्म के संस्थापक थे और इसके प्रथम तीर्थंकर भी थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। जो जैन धर्म था इसके 23वें तीर्थंकर थे। और महावीर सबसे आखिरी के और 24वें तीर्थंकर थे। ये जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तथा अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर को माना जाता है। जो महावीर थे उनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 इज अजंता गुफाओं का निर्माण काल है। ऑप्शन ए इज गुप्त काल, ऑप्शन बी इज मुगल काल, ऑप्शन सी इज मौर्य काल, ऑप्शन डी इज आधुनिक काल। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गुप्त काल। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामयी भावनाओं से भरी हुई है। शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अजंता की जो गुफाएं थी ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। और गुप्त काल में कुछ और भी जो गुफाएं बनी थी कौन सी थी? एक थी बाघ की गुफा। बाघ की गुफा कहाँ पे थी? ये बाघ में थी। बाघ एक जगह का नाम है। ये जगह है कहाँ? मध्य प्रदेश के धार जिला में है ये। और कैसे बनी थी ये? विंध्या पर्वत को काटकर बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 60 इज भारत की प्राचीन राजधानी थी। ऑप्शन ए इज मदुरै, ऑप्शन बी इज पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी इज मिथिला, ऑप्शन डी इज कन्नौज। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? पटना है, जो बिहार की राजधानी है। प्राचीन भारत के राजनीति का केंद्र होने के कारण पाटलिपुत्र को भारत की प्राचीन राजधानी के नाम से जाना जाता है।
पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? पटना नाम है, जो भारत के बिहार राज्य की राजधानी एवं सबसे बड़ा नगर है। क्वेश्चन नंबर 61 इज भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है? ये बताना है शंकराचार्य पीठ भारत में कहाँ पर नहीं है। ऑप्शन ए इज द्वारिका में, ऑप्शन बी इज पुरी में, ऑप्शन सी इज मथुरा में, ऑप्शन डी इज बद्रीनाथ में। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मथुरा में। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए देश में 4 मठों की स्थापना की थी। ये 4 मठ कहाँ कहाँ पर थे? सबसे पहला बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, दूसरा द्वारिका गुजरात में है, श्रृंगेरी कर्नाटक में है, पुरी ओडिशा में है। क्वेश्चन नंबर 62 इज गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए इज अथर्ववेद में, ऑप्शन बी इज सामवेद में, ऑप्शन सी इज यजुर्वेद में, ऑप्शन डी इज ऋग्वेद में। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। और तीसरे मंडल की रचना किसने की थी? विश्वामित्र जी ने की थी। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। सूर्य को समर्पित इस मंत्र के रचयिता विश्वामित्र है। क्वेश्चन नंबर 63 इज प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए इज वेदव्यास, ऑप्शन बी इज तुलसीदास, ऑप्शन सी इज वाल्मीकि, ऑप्शन डी इज इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वाल्मीकि। जो महर्षि वाल्मीकि थे, उन्होंने रामायण की रचना की थी। उसके बाद जो वेद व्यास जी है, इन्होंने महाभारत की रचना की थी, और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। संस्कृत का अनुपम महाकाव्य है। रामायण लगभग 24,000 श्लोकों का महाकाव्य है, जिसके माध्यम से रघुवंश के राजा राम की गाथा कही गई है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के तथा वेदव्यास महाभारत के रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 64 इज कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? ऑप्शन ए इज अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इज प्रशासन, ऑप्शन सी इज विदेशी नीति, ऑप्शन डी इज वाणिज्य। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रशासन। जो कौटिल्य है, कौटिल्य को ही चाणक्य भी कहा जाता है, और इनका एक नाम विष्णुगुप्त भी है। इनकी एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किस पर आधारित थी? राजनीति से आधारित थी, प्रशासन के बारे में बताती है ये। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के प्रशासन क्षेत्र का वर्णन करता है। कौटिल्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, और ये इनके गुरु भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और इनके महामंत्री भी थे। यह राजनीति शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक सूत्र शैली में गद्य में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 65 इज निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? ऑप्शन ए इज चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी इज समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी इज अशोक, ऑप्शन डी इज हर्षवर्धन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन कहा गया। और जो ये समुद्रगुप्त थे, ये विष्णु के उपासक थे। इन्होंने बहुत सी उपाधियां ग्रहण की। कौन कौन सी? अश्वमेधकर्ता की, विक्रमांक की, कविराज की। इनके दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे। हरिसेन ने जो इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति लेख है, उसके रचनाकार हरिसेन थे। और जो समुद्रगुप्त था, ये संगीत प्रेमी था। इसके सिक्कों पर वीणा वादन करते दिखाया गया है इसको। तो समुद्रगुप्त थे, ये चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। और समुद्रगुप्त को इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से उसके विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। इसका वास्तविक लक्ष्य धरणीबंध पृथ्वी को बांधना था। अपने विजय अभियानों के उपलक्ष्य में इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। समुद्रगुप्त को वीणा वादन करते हुए भी दिखाया गया है, जिसके कारण इन्हें कविराज की उपाधि भी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त इन्होंने लिच्छवी दोहित, सर्वराज्योच्छेदता, अप्रतिरथ, परशु जैसी उपाधियां भी ग्रहण की है। सो इस क्लास में बस इतना ही। एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन थे सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में मेडिवल हिस्ट्री के जितने क्वेश्चंस हो गए उनको कंप्लीट करेंगे। So that's it for today. Now we'll meet in our next class. Till then, bye bye and take care, and please like, share and subscribe my channel.